गुरबचन के खुलासे के बाद होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह एकदम शॉक्ड रह गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बेटे आरंभ के कोमा में जाने का कारण सिद्धार्थ नहीं, बल्कि उसका अपना साथी गुरबचन है। उसने लोहे का पाइप लिया और गुरबचन को मारने के लिए जैसे ही उसके ऊपर चलाना चाहा कि ऐसा लगा जैसे वहां पर भूकंप आ गया हो। उसके बाद जब सब लोगों ने सिद्धार्थ की तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए थे। उसके हाथ खुले हुए थे और वो सीधा खड़ा हुआ था। उनके डर की वजह सिद्धार्थ का सीधा खड़ा होना नहीं, बल्कि उसके बगल में खड़े हुए बंदर थे, जो सिद्धार्थ के बगल में ऐसे खड़े हुए थे मानो सिद्धार्थ ने उन्हें ट्रेनिंग दी हो। सिद्धार्थ का पालतू भेड़िया रॉकी और गुल्लू उन बंदरों की अगुवाई कर रहे थे। उनकी संख्या 100 के करीब थी और उसके साथ साथ अभी और बंदर आ भी रहे थे। उन लोगों ने सफेद पहाड़ी भेड़िए का सिर्फ नाम सुना था। आज रॉकी को अपने सामने देखकर उनकी हवा टाइट हो गई थी। होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह के साथ उनके सभी साथियों समेत गुरबचन और सुकृति के भी चेहरे डर के मारे पीले पड़ चुके थे। मारो इन्हें! गुल्लू की आवाज सिद्धार्थ को और उन बंदरों को सुनाई पड़ी और सब बंदर एक साथ सिद्धार्थ को पार करते हुए होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह और उसके साथियों की ओर बढ़ गए थे। उन बंदरों को अपनी ओर आता देखकर योगेंद्र सिंह दौड़कर अपनी गाड़ी में बैठ गया था और फिर एम्बुलेंस को साथ लेकर वहां से भाग गया था। उसके भागने के साथ साथ उसके आदमी उन जानवरों का मुकाबला करने के लिए उन पर गोलियां चलाने लगे थे, लेकिन उनकी गोलियां उन बंदरों के ऊपर बेअसर साबित हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन सारे बंदरों को पता हो कि गोलियां किस तरफ से आनी है और उनको किस तरफ झुककर अपनी जान बचानी है। गुल्लू ने दौड़कर गुरबचन और सुकृति के हाथों को भी अपने दांतों से काटकर खोल दिया था। उसके बाद वो लोग भी सिद्धार्थ के पीछे आकर खड़े हो गए थे। उन बंदरों ने योगेंद्र सिंह के आदमियों के हाथों में मौजूद असलहों को बड़ी आसानी से छीन लिया था। असलहों को छीनने के बाद वो बंदर योगेंद्र सिंह के आदमियों को ऐसे मार रहे थे मानो वो लोग कोई छोटे बच्चे हों। उनकी कनपटी पर जब उन बंदरों का हाथ टकराता था तो उसके बाद चटाक की आवाज के साथ उनकी चीख निकल जाती थी। कुछ ही देर के बाद उन जानवरों ने योगेंद्र सिंह के आदमियों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। लेकिन गनीमत यह थी कि इस झगड़े में किसी की भी जान नहीं गई थी। बस बंदरों के हमले से योगेंद्र सिंह के आदमी बुरी तरह से घायल हो गए थे और जहां तहां पड़े करा रहे थे। होम मिनिस्टर तो भाग गया सिद्धार्थ भाई, अब क्या होगा? मैं उसे भी पीटने के चक्कर में था। गुल्लू ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा। सिद्धार्थ गुल्लू को जवाब देना चाहता था, लेकिन उसका वहां पर मुंह खोलना वाजिब नहीं था, क्योंकि उन बंदरों ने आकर जितनी सफाई से योगेंद्र सिंह और उसके आदमियों को मारा था, उस चीज ने वैसे ही सुकृति और गुरबचन के मन में शंका उत्पन्न कर दी थी। अब अगर इसके बाद वो गुल्लू की बात का जवाब भी देता तो फिर शंका की कोई गुंजाइश ना रह जाती। योगेंद्र सिंह के आदमियों को पीटने के बाद उन बंदरों ने सारे असलहों को लाकर सिद्धार्थ के सामने रख दिया था। फिर उसके बाद वहां से चले गए थे। रॉकी भी उनके साथ चला गया था। उनके जाने के बाद योगेंद्र सिंह के आदमियों समेत सिद्धार्थ के साथियों की जान में जान आई थी। अब वहां पर सिर्फ सिद्धार्थ, सुकृति, गुरबचन और गुल्लू बचा हुआ था। सुकृति और गुरबचन सिद्धार्थ को अजीब सी नजरों से घूरे जा रहे थे। उन्हें अब सिद्धार्थ के ऊपर शक होने लगा था। उन्हें यह एहसास हो चला था कि जरूर कोई ऐसी बात है जिसे सिद्धार्थ उन लोगों से छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सिद्धार्थ ने उन लोगों को घूरते देखकर सवाल किया। कुछ नहीं, सुकृति ने सिद्धार्थ को जवाब दिया और वहां से चली गई थी। गुरबचन भी उसके पीछे पीछे चला गया था। उसने योगेंद्र सिंह के ही आदमियों की लाई हुई गाड़ियों में से एक गाड़ी उठा ली थी और अपना सारा सामान उठाकर उसी में लोड कर दिया था और वो दोनों उसी में बैठ गए थे। डोंट फियर व्हेन आई एम हियर। उन दोनों के जाने के बाद गुल्लू ने कहा, तुम मरवाओगे गुल्लू किसी दिन। सिद्धार्थ ने दांत पीसकर गुल्लू को जवाब दिया। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि गुल्लू कब जाकर रॉकी और उन बंदरों को बुला लाया था। चूंकि योगेंद्र सिंह वहां से भाग चुका था और वो पुलिस को लेकर कभी भी आ सकता था, इसलिए उनका वहां रुकना ज्यादा सेफ नहीं था। इसलिए सिद्धार्थ भी जाकर उसी गाड़ी में बैठ गया था और वो अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर निकल गए थे।
इधर सिद्धार्थ वहां से बचकर नए मंजिल की ओर निकल चुका था। दूसरी तरफ इंद्रनगर में युवराज रुद्रदेव भी कुलगुरु विचित्रवीर के आने की सूचना पर राजसभागार में पहुंच चुके थे। युवराज रुद्रदेव समेत राज परिवार के अन्य सदस्यों ने कुलगुरु विचित्रवीर को प्रणाम किया और उसके बाद सभी अपने अपने आसन पर बैठ गए थे। ये लीजिए महारानी विजया देवी, मणि अस्त्र अपने हाथों से युवराज रुद्रदेव के गले में पहना दीजिए। इतना कहकर कुलगुरु विचित्रवीर ने एक चमकती हुई माला अपने हाथों में प्रकट कर दी थी। उस माला के सारे पत्थरों का रंग अलग अलग था और उनकी चमक इतनी ज्यादा थी कि कोई भी आम इंसान अगर उसको देख लेता तो उसकी आंखें चुदिया सकती थी। कुलगुरु विचित्रवीर की आवाज देने के बाद महारानी विजया देवी उठकर उनके आसन के सामने आकर खड़ी हो गई थी। जब वो कुलगुरु विचित्रवीर के हाथों में मणि अस्त्र ले रही थी तब उस समय उनके हाथ बहुत तेजी से कांप रहे थे। और उनके हाथ कांपे क्यों ना, आखिर वो अपने हाथों से ही अपने पुत्र के गले में मौत की माला पहनाने जा रही थी। कुलगुरु विचित्रवीर ने वो माला उन्हें सौंप दी थी और उसके बाद महारानी विजया देवी वो माला लेकर युवराज रुद्रदेव की तरफ बढ़ गई थी। महारानी विजया देवी ने वो माला युवराज रुद्रदेव के गले में डाल दिया था और वो माला पहनते ही मणि अस्त्र से निकलने वाली रोशनी उनके बदन में समाकर शांत हो गई थी। अगर देखा जाए तो वो माला ना होकर एक फांसी का फंदा था जिसको महारानी विजया देवी ने जानबूझकर अपने बेटे के गले में डाला था। लेकिन युवराज रुद्रदेव के माथे पर इस चीज को लेकर जरा सी भी शिकन नहीं था। वो तो शायद अपने राज्य पर कुर्बान होने के लिए ही पैदा हुए थे। मुझे क्षमा करना पुत्र, लेकिन प्रथम महारानी होने के नाते मेरा ये कर्तव्य था कि मैं किसी के साथ अन्याय न होने दूं। महारानी विजया ने अपने पुत्र युवराज रुद्रदेव से माफी मांगते हुए कहा, "ये आप क्या कह रही हैं मां? आप अगर मुझसे माफी मांगेंगी तो फिर मेरा सारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। आपने मुझे जन्म दिया है, मेरे जीवन को कैसे उपयोग में लाना है इस पर आपका पूरा अधिकार है।" युवराज रुद्रदेव ने अपनी मां महारानी विजया देवी से कहा। उनसे कुछ दूर पर बैठी महारानी अवंतिका का भी चेहरा गमगीन दिखाई दे रहा था, लेकिन वहां मौजूद युवराज परमदेव और मंत्री दामोदर के चेहरे पर एक खुशी पसरी हुई थी। युवराज रुद्रदेव ने जाकर कुलगुरु का आशीर्वाद लिया, उसके बाद वहां से चले गए थे। ये मणि अस्त्र का नियम था कि उसे पहनने के बाद वो इसको बनाने वाले इंसान से बात नहीं कर सकते थे। कुलगुरु विचित्रवीर उन्हें नम आंखों से जाते हुए देख रहे थे। युवराज रुद्रदेव को अब आगामी पूर्णिमा को पारद को ढूंढने के लिए निकलने की तैयारी करनी थी। बंदरों के आतंक को देखकर सहमा हुआ योगेंद्र सिंह सीधा आकर ईटानगर के बॉर्डर पर ही रुका था। वो भी जब उसे ये कंफर्म हो गया था कि उन बंदरों के द्वारा उनका पीछा नहीं किया जा रहा है। ये सिद्धार्थ जरूर कोई जादूगर या मायावी शक्तियों का मालिक है, वरना इतने बंदर तो एक साथ कोई मदारी भी नहीं इकट्ठा कर सकता। होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा। तब तक आरती एम्बुलेंस से उतरकर वहां आ चुकी थी। मेरे बेटे की मौत के जिम्मेदार लोग तुम्हारे आदमियों को पीट कर निकल गए हैं और तुम बस हाथ मलते रह गए हो। अब या तो उनका एनकाउंटर करवा दो या फिर आरंभ के साथ साथ मेरी भी चिता की तैयारी कर लेना। आरती सिंह ने योगेंद्र सिंह से इतना कहा और वापस जाकर एम्बुलेंस में बैठ गई थी और फिर वो एम्बुलेंस वहां से चली गई थी। योगेंद्र सिंह कसमुसा कर रह गया था। उसे आरती के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। जब वो सिद्धार्थ को मारने जा रहा था तब उसने ही आकर उसकी पिस्तौल उठा दी थी, क्योंकि वो सिद्धार्थ को तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी। अगर कुछ देर पहले उसने ऐसा ना किया होता तो शायद अब तक सिद्धार्थ के साथ साथ सुकृति भी मारी जा चुकी थी। योगेंद्र सिंह ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी डीजीपी शुभंकर मिश्रा और इंस्पेक्टर विदित को भी दे दी थी और उनसे जानकारी मिलने के बाद शुभंकर ने कुछ पुलिस वालों को भेजकर प्रीतपुरा गांव के आसपास और वहां से जुड़े हुए रास्तों पर सर्च अभियान चलाया था। लेकिन गुरबचन, सिद्धार्थ और सुकृति का कहीं कुछ पता नहीं चला था। वो लोग कहां छूमंतर हो गए थे, किसी को कोई आइडिया नहीं था। इधर सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए पुलिस जहां से वो भागा था उसके आसपास सर्च अभियान चला रही थी और उधर इंद्रनगर राजमहल के ही किसी कोने में वही आदमी
जिसने अधूता को शक्तिमौली के बारे में बताया था, वो उसकी अंधेरे में बैठी हुई मानव आकृति के सामने खड़ा हुआ था। क्या आदेश है? उस आदमी ने सवाल किया। अधूता को बोल दो कि युवराज रुद्रदेव भी जा रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा सावधान रहे। उस मानव आकृति ने आदेश दिया और उसके बाद वो आदमी वहां से चला गया था। सुबह हो चुकी थी, सूरज आसमान पर चढ़ चुका था। सिद्धार्थ और सुकृति को लेकर गुरबचन उबड़ खाबड़ से भरे हुए रास्तों से किसी अनजान जगह की ओर लेकर बढ़ रहा था। पूरी रात जागने की वजह से सिद्धार्थ और सुकृति सोए हुए थे। कुछ देर चलने के बाद गुरबचन ने ब्रेक मार दी और उसके बाद सिद्धार्थ और सुकृति को जगा दिया था। क्या हुआ अंकल? हम लोग पहुंच गए क्या? गाड़ी रुकी देखकर सिद्धार्थ ने सवाल किया। नहीं बेटा, कुछ खा लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गुरबचन ने कहा। लेकिन सिद्धार्थ ने उसे ये कहकर रोक दिया था कि उन लोगों की तस्वीर नेशनल न्यूज चैनल पर आ गई है, इसलिए अगर वो लोग कार से बाहर आते हैं तो उनके पकड़े जाने का डर है। सिद्धार्थ के मना करने के बाद गुरबचन खुद ही जाकर चाय और खाने के लिए कुछ सामान लेकर चला आया था। उसके बाद खा पीकर वो लोग वहां से निकल गए थे। गुरबचन कोई आम इंसान नहीं था। वो पिछले 25 सालों से योगेंद्र सिंह के गलत कामों में लिप्त था, तो उसे बहुत अच्छे से पता था कि कहां से कैसे निकलना है। इसलिए वो बहुत आराम से अरुणाचल प्रदेश से बाहर आ गया था। अरुणाचल प्रदेश से बाहर आने के बाद उन लोगों ने राहत की सांस ले ली थी, क्योंकि अब उनके पकड़े जाने का खतरा थोड़ा कम हो गया था। इधर सिद्धार्थ की कोई खबर ना पाकर योगेंद्र सिंह मन मारकर अपने घर पहुंच गया था। उसे पहले अपने बेटे की लाश को मुखाग्नि देनी थी, उसके बाद आगे क्या किया जाए इस पर विचार करना था। लेकिन जब वो अपने घर के सामने पहुंचा तो पाया कि वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। इतनी ज्यादा भीड़ को देखकर उसका कलेजा धक करके रह गया था। उसे किसी अनहोनी की आशंका हो चली थी और जब वो गाड़ी से उतरकर अंदर पहुंचा तो अपने सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। आखिर क्या देखा था योगेंद्र सिंह ने अपने घर में, और कहां लेकर जा रहा है गुरबचन सिद्धार्थ और सुकृति को, और कौन है इंद्रनगर का वो गद्दार जो राजमहल की हर सूचना को पहुंचा रहा है अधूता के पास? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।